एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो चैनल। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अपने हिंदी वसंत भाग 3 का पाठ, जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। अब शुरू करने से पहले मैं ये बता देती हूँ कि नई वाली बुक में ये चैप्टर 1 है और जो पुरानी बुक है उसमें चैप्टर 2 है, तो हम इसी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, इसकी रीडिंग। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। तो इसमें जो लेखक है वो बोल रहे हैं कि जो पूरा गांव था उसमें सबसे अच्छा आदमी उनको कौन लगता था? बदलू। और क्यों लगता था वो अच्छा? क्योंकि वो जब भी लेखक गांव जाते तो उसको बदलू नई नई सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। अरे तो फिर देखिए क्या है। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। यानी कि जो लेखक बोल रहे हैं कि जब भी मैं अपने मामा के गांव जाता था तब मैं जो मेरा सबसे बड़ा चाव यही रहता था कि जब भी मैं वहाँ से लौटूंगा गांव से तो मेरे पास बहुत सारी रंग बिरंगी लाख की गोलियां होंगी, और जो ऐसी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। तो यानी कि लेखक बोल रहे हैं कि वैसे तो मैं मेरे मामा के गांव जाता था, इसलिए मेरे को बदलू को मामा कहना चाहिए था, बदलू मामा। लेकिन मैं उसको बदलू मामा नहीं कहता था। क्यों नहीं कहते थे लेखक? क्योंकि वे उनको बदलू काका कहते थे, और बदलू काका इसीलिए कहते थे क्योंकि सारे जो बच्चे थे गांव के वो भी उसको बदलू काका ही कहते थे, इसलिए लेखक भी बदलू काका बोलते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। यानी कि जो यहाँ पर अब जो बदलू है उसका परिचय दिया जा रहा है कि जो बदलू का मकान था वो थोड़े से ऊंचे पर था, यानी कि जैसे पहाड़ होता है, पहाड़ के ऊपर हो सकता है उस तरह से। और जो मकान था, मकान जैसे मान लीजिए मकान है, उसके सामने एक बहुत बड़ी सी जगह थी, उस जगह में एक नीम का पेड़ भी था। ठीक है, मकान के सामने बड़ा सा सहन था। सहन यानी कि एक लाइक अ गार्डन, सामने खाली जगह पड़ी हुई थी, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था, जहाँ पर एक नीम का वृक्ष भी लगा हुआ था। उसी के बीच बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। अच्छा, उसी के नीचे बैठकर, तो वो नीम के वृक्ष के नीचे बैठकर, जैसा फोटो में दिख रहा है, उसके नीचे बैठकर वो अपना काम किया करता था, यानी चूड़ियाँ बनाया करता था। ठीक है, बगल में भट्टी दहकती रहती थी, और जो साइड में यहाँ पर भट्टी यानी कि एक ऐसे इस तरह का मिट्टी का बनाया हुआ एक चीज़ रहती है, जिसके अंदर अपन कोयले लकड़ी वगैरह डालते हैं तो वहाँ से आग जलती है, उसको भट्टी बोला जाता है। तो वो दहकती रहती थी, जिसमें वह लाख पिघलाया करता, और जिसमें वो क्या करता? लाख को पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। यानी कि एक लकड़ी रहती थी सामने उसके, जैसे कि यहाँ पर अपन को फोटो में दिख रहा होगा, ये देखिए ये लकड़ी, और ये जो लकड़ी है इस पर वो क्या करता? लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता है। यानी कि सामने जो लकड़ी रहती थी उस पर वो पिघलने के बाद लाख को उसका आकार देना शुरू करता, चूड़ी जैसा। ठीक है, तो उसके बाद क्या लिखा है देखिए। पास में 4-6 विभिन्न आकार की
बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। यानी कि जो साइड में क्या रहता, 4-6 यानी कि 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती। यानी कि इस तरह की मुंगेरियाँ सामने में 4-6 मुंगेरियाँ ऐसी विभिन्न आकार की रखी रहती थी, जिसमें वो क्या करता, जो चूड़ियाँ होती है जो चूड़ियाँ होती है लाख की चूड़ियाँ, उसको आकार देने के बाद वह उनमें चढ़ाता, ठीक है, चढ़ा के देखता। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरी पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। यानी कि जो मुंगेरियाँ थी उनका क्या काम था, उन पर वो जो लाख की चूड़ियाँ हैं उनको आकार देने के बाद उस पर चढ़ा देता और उनको चिकना बनाता, और जब वह सूख जाती पूरे हाथ का एक जोड़ा बन जाता, तब वह उसको रंग कर देता। ठीक है। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिया पर बैठकर किया करता था, जो कुछ ही पुरानी थी। यानी कि ये जो सारा काम था, लाख की चूड़ियाँ पिघलाना, बनाना और ये सब करना, ये वो कहाँ पर बैठ के करता था, एक मचिया पर बैठ के। मचिया है, देखिए आप फोटो में देख सकते हैं, ये मचिया है, देखिए ऐसी कुछ होती है मचिया। एक काठ की छोटी सी लाइक स्टूल होती है, जो कि इस तरह से कपड़े से या फिर धागे से बनी रहती है ऊपर से, ठीक है। तो इसको मचिया बोलते हैं। और वो क्या करता, सारा काम मचिया पर बैठ के ही किया करता था, जो कि बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं थी। अच्छा सॉरी, जो मचिया थी वो बहुत ज़्यादा पुरानी थी, जो बहुत ही पुरानी थी, ठीक है, मतलब वो बहुत ज़्यादा पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। यानी कि साइड में जहाँ वो काम करता वहाँ पर जो उसका हुक्का भी रखा रहता था, और बीच बीच में वो उसको सुगंधता रहता था, उसको पीता रहता था। ये देखिए, ये हुक्का है। फिर क्या है, कहाँ पर पहुँच गया था अपन, हुक्का रखा रहता, इसे वह बीच बीच में पीता रहता। हाँ, गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। यानी कि अब लेखक बोल रहे हैं कि पूरे गांव में जो दोपहर का समय था वो अधिकतर ज़्यादातर बदलू के पास ही मेरा बीतता था, दोपहर का समय। तो और वह जो ये बदलू था वो लेखक को क्या कहकर बुलाता था, लला, ठीक है, लला कहकर बुलाता था। और जैसे ही लेखक बदलू के पास जाते, जो बदलू था वो उनके लिए एक मचिया तुरंत मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। यानी कि जो लेखक थे वो बहुत घंटों तक बैठे बैठे क्या करते, बदलू को चूड़ियाँ बनाते देखते रहते। लगभग रोज़ ही वह 4-6 जोड़ी चूड़ियाँ बनाता। यानी कि लेखक बोल रहे हैं कि लगभग वो रोज़ ही बनाता था चूड़ियाँ। और कितनी चूड़ियाँ बना देता था, 4-6 जोड़ी। यानी कि एक हाथ की, मतलब दोनों हाथ की मिला के एक जोड़ी होती है, तो वो 4-6 जोड़ी एक ही दिन में बनाया करता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन में चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। तो क्या बोल रहे हैं अब लेखक बोल रहे हैं कि जब पूरा जोड़ा बन जाता है एक हाथ का, तब वह क्या करता, जो बेलन होता है अपना, मैंने पहले भी इधर बनाया था, थोड़ा सा इस तरह का होता है, बीच में से मोटा, साइड में से पतला, ठीक है। इस तरह का जो बेलन होता है उस पर वह उन चूड़ियों को चढ़ाकर चुपचाप उसको कुछ क्षण यानी कि कुछ सेकंड्स के लिए उसको देखता रहता। और वो ऐसा क्यों करता,
जैसे कि उसको ऐसा लगता जैसे कि वो किसी नववधु की कलाई है, यानी कि जो कोई भी नववधु होती है, यानी कि जिसकी शादी अभी अभी हुई होती है, उसकी कलाई पर वह चूड़ी को चढ़ा रहा है, इस तरह देखता रहता। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। यानी कि जो बदलू था वो एक मनिहार था। मनिहार यानी कि जो लोग, हाँ, तो यानी कि मनिहार मतलब होता है जो लोग चूड़ी बनाते हैं, ठीक है। फिर जो चूड़ियाँ थी वो चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था, यानी कि जो वो चूड़ियाँ बनाता था वो उसका पैतृक पेशा, यानी कि जो उसके पापा यानी कि उसके दादा परदादाओं का काम था ये, ठीक है। पैतृक यानी होता है जैसे अपनी जो पुरानी पीढ़ी होती है वो जो काम करती होती है। पैतृक पेशा होता है अपनी जो पुरानी पीढ़ी, दादा परदादा ये सब जो काम कर रहे होते हैं उसको अपन भी दोहराते हैं, ऐसा। और जो बदलू था वो वास्तव में बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ भी बनाया करता था। जो उसकी चूड़ियाँ थी उसकी खपत यानी कि उसकी बातें, या फिर आप बोल सकते हैं उसको खपत, यानी कि आप बोल सकते हैं कि जैसे उसकी चूड़ियों का नाम भी बहुत ज़्यादा था, आप ऐसे भी बोल सकते हैं उसको, कि पूरे गांव में उसकी चूड़ियों की चर्चा होती थी। उसकी चूड़ियों का नाम बहुत ज़्यादा था और उस गांव में सभी स्त्रियां, जितनी भी स्त्रियां थी वो सब क्या पहनती थी, बदलू की बनाई हुई बदलू की बनाई हुई चूड़ियाँ ही पहनती थी। और गांव की महिलाएं तो पहनती थी, यहाँ तक कि दूसरे जो आसपास के गांव थे वहाँ से भी लोग चूड़ियाँ लेने आते थे बदलू से, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। तो अब क्या बोला जा रहा है कि चाहे वो कितनी चूड़ियाँ बनाता हो, कितने ही लोग खरीदते हो उससे, लेकिन वो क्या करता था, पैसों से चूड़ियाँ नहीं ले जाता था, पैसों से चूड़ियाँ वो नहीं बेचता था। वो क्या करता था, वस्तु विनिमय करता था। वस्तु विनिमय यानी कि देखिए एक शब्द है वस्तु विनिमय, यानी कि पहले जो वस्तु विनिमय यानी कि जो पहले के लोग हुआ करते थे वो क्या करते थे, कोई भी जैसे चीज़ है उसको बेच के पैसे नहीं लिया करते थे। उसको बेच के, जैसे महिलाएं साड़ी ले लिया करती थी, ठीक है, साड़ी वगैरह ले लिया करती थी, और पुरुष लोग क्या करते थे, अनाज वगैरह ले लिया करते थे अपने लिए, धोती पगड़ी ये सब चीज़ें ले लिया करते थे, पैसा नहीं लेते थे। तो पहले के लोग इसी तरह करते थे और जो बदलू था वो तो अभी भी ऐसा ही किया करता था, ठीक है। तो वस्तु विनिमय का तरीका वो अपनाता था। तो क्या करता था, वो लोगों से अनाज लेता था, अनाज के बदले उनको चूड़ियाँ दे दिया करता था। तो बदलू का स्वभाव बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते हुए नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। यानी कि लेखक अब बोल रहे हैं कि जो बदलू था वो स्वभाव से सीधा साधा था, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सीधा था बदलू स्वभाव से। और मैंने, यानी कि लेखक ने आज तक उनको कभी भी झगड़ते नहीं देखा था किसी से, लेकिन हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह जिद पकड़ लिया करता था। कैसी जिद कि मतलब कि वह कहता था कि पूरे जीवन में अगर कोई भी उससे कितनी मुफ्त की चूड़ियाँ क्यों ना ले जाए, लेकिन जब भी उस घर में विवाह होता था तो सारी कसर उन मुफ्त की चूड़ियों से निकाल लेता था। यानी कि वो जो विवाह का जोड़ा होता था चूड़ियों का, उसका इतना दाम बढ़ा देता था कि जो मुफ्त की चीज़ें थी उनका भी उसको
दाम मिल जाया करता था। इस तरह वह करता था। और आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है, यानी कि सुहाग का जोड़े का जो महत्व है वो ही अलग ही होता है। मुझे याद है मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये 100 मिलते, वो अलग। यानी कि क्या कह रहे हैं अब लेखक, उनको याद आ रहा है, वो बता रहे हैं कि मेरे को याद है एक बार क्या हुआ था, मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जो बदलू था वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था, यानी कि लड़ाई हो गई थी उनके साथ, ठीक है, बदलू के साथ, वो शादी वाले लोगों की। और उस समय जब बदलू को मनाने में लोहे लग गए, देखिए ये एक मुहावरा है, लोहे लग जाना, यानी कि बदलू को बनाने में इतना समय लग गया कि वो मान ही नहीं रहा था। और जो विवाह का जोड़ा था उसका इतना ज़्यादा मूल्य बढ़ जाता था कि उसकी जो घरवाली थी उसको अपने लिए सारे वस्त्र मिल जाते, ढेरों अनाज मिल जाता और अपने लिए खुद के लिए पगड़ी भी मिल जाती और रुपए भी अलग से मिल जाते। इतना मूल्य बढ़ जाता था विवाह के समय इसी जोड़े का। तो ये इस पैराग्राफ इस पेज में बोला गया है। अब जल्दी ही चलते हैं अगले पेज में। देखिए, यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूद उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें सुना भी देता। यानी कि जो बदलू था उसको पूरे संसार में किसी भी चीज़ से अगर चिढ़ थी तो वो चीज़ थी कांच की चूड़ियाँ, ठीक है। कांच की चूड़ियों से क्यों उसको चिढ़ थी? कांच की चूड़ियों से वो बहुत ज़्यादा चिढ़ता था। और यदि किसी स्त्री के हाथों में उसको कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वो अंदर ही अंदर, यानी कि बिना बोले अपने मन में ही कूदता रहता, यानी कि उसको कांच की चूड़ियों को गाली देता रहता और कुछ बोलता रहता। और कभी कभी तो स्त्री को 2-4 बातें सुना भी दिया करता। मुझसे तो वह घंटे बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूँ ही शहर की जीवन के बारे में। तो क्या बोलते हैं लेखक क्या बोलते हैं कि वो मुझसे तो बहुत ही घंटों तक बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछ लिया करता, और जैसे कि तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है बेटा अभी, ऐसे। और कभी मेरे घर के बारे में, कैसा घर है तुम्हारा, कहाँ पर है तुम्हारा घर, और कभी यहीं ऐसे ही शहर के जीवन के बारे में पूछ लेता। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता। तो जो लेखक थे वो उससे कहते बदलू से कि शहर में तो सारी स्त्रियाँ कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। तो फिर बदलू क्या उत्तर देता? शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियाँ पहनने तो मोच ना आ जाए। यानी कि जो अपना ये बदलू है वो क्या जवाब देता कि जो शहर की बात है वो तो अलग ही है। शहर में तो सब कुछ होता है। जो औरतें हैं वो मर्द का हाथ पकड़कर ऐसे ही सड़कों पर घूमती हैं और फिर उनकी जो कलाई होती है, उनका हाथ होता है वो नाजुक होता है। जो कांच की चूड़ियाँ होती है वो उसके अंदर जा भी सकती हैं, मोच भी आ सकती है उससे। ऐसे जवाब बदलू है वो दिया करता। फिर है, कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। और आम की फसल में तो मैं
रोज़ उसके यहाँ से 2-4 आम खा लेता। यानी कि अब लेखक क्या बोल रहे हैं, लेखक बोल रहे हैं कि कभी कभी जो बदलू है वो मेरी बहुत अच्छी खाती थी, यानी कि बहुत अच्छी सेवा करता। और जब उसकी गाय दूध दे रही होती थी तो वो मेरे लिए हमेशा ही बहुत सारी मलाई बचा कर रखता था। और जब उसकी आम की फसल आती तो ज़्यादातर रोज़ ही मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा लेता, यानी कि उसके यहाँ से मैं 2-4 आम खा लिया करता जब उसकी आम की फसल होती। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। यानी कि जो लेखक बोल रहे हैं कि वो मेरे को इन सब बातों के अलावा किस चीज़ के लिए अच्छा लगता था, वो लगता था कि जो बदलू था वो लेखक के लिए लगभग रोज़ ही बहुत सारी 2-3 गोलियां बना दिया करता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-8 महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव जा ना सका। यानी कि अब लेखक बोल रहे हैं कि हर गर्मी की छुट्टियों में वो अपने मामा के यहाँ चले जाते और फिर क्या होता, वो अपने मामा के यहाँ हर गर्मी की छुट्टी में चले जाते और 1-8 महीने तक वो वहाँ पर रुकते जब तक उनकी स्कूल नहीं खुलती। और फिर वो क्या बताते हैं कि वो 2-3 बार ही अपने मामा के गांव गए होंगे कि उनके जो पिताजी थे उनकी बहुत दूर के एक शहर में क्या हो गई, बदली हो गई, यानी कि पोस्टिंग आ गई। ठीक है। और फिर जो बदलू बोल रही हूँ, जो लेखक थे वो एक लंबी अवधि यानी कि बहुत लंबे टाइम तक, बहुत लंबे समय तक वो अपने मामा के गांव जा ही ना सके। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि न रही। यानी कि अब लेखक क्या बोलते हैं, जब वो कोई लगभग 8-10 वर्षों के बाद अपने मामा के घर पे गए तो उनको लाख की चूड़ियों में अब रुचि नहीं थी, वो इतने बड़े हो चुके थे। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। यानी कि और मेरी रुचि ना थी, मतलब जो लेखक थे उनकी रुचि नहीं थी लाख की चूड़ियों में, तो उनको गांव में रहते रहते भी जो बदलू था उसका ध्यान नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। यानी कि जो लेखक थे उन्होंने देखा कि लगभग गांव में जो सारी स्त्रियां हैं वो कांच की चूड़ी पहने रखती हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। अच्छा, इधर की आएगा, शायद कोई मिस्टेक है। विरले की हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। यानी कि उनके गांव में कोई विरला होगी तो उनकी हाथों में भी उन्होंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसके कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। यानी कि अब क्या बोल रहे हैं, वो बदलू बोल रहे हैं कि जो सभी गांव में स्त्रियां थी वो सब कांच की चूड़ियां ही पहनने लगी थी। और एक दिन सहसा मुझे क्या हुआ, मुझे बदलू का ध्यान हो आया। सहसा यानी कि अचानक से बदलू का ध्यान लेखक को हो आया। कैसे, बात क्या हुई? बात यह हुई कि बरसात में जो उनकी मामा की छोटी लड़की थी वो आंगन में फिसलकर गिर गई थी। ठीक है। और उन्होंने जो उसकी छोटी लड़की थी, मामा की छोटी लड़की, उसने अपने हाथों में कांच की चूड़ियां पहन रखी थी।
अब जब वो गिरी तो कांच की चूड़ियाँ टूटकर उसकी कलाई में जा घुसी और खून बहने लगा। तो वो बताते हैं कि उनके मामा जी जो थे वो उस समय घर पर नहीं थे, तो उसकी मरहम पट्टी मेरे को ही करनी पड़ी थी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया था और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊँ। यानी कि तभी जो लेखक है उनको बदलू का ध्यान हो आया और उन्होंने सोचा कि इस बार उनको मिल के आ जाता हूँ। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा हुआ था। यानी कि जो बदलू था वो एक खाट पर लेटा हुआ था जब लेखक उनके घर गए। लेखक घूमते घूमते ऐसे ही शाम को घर चले गए और चबूतरा यानी कि घर के सामने का जो आंगन इतना ऐसे इस तरह का सीमेंट का बना हुआ आंगन रहता है, उसके सामने आंगन रहता है और सामने में एक छोटी सी जगह, उसको चबूतरा बोला जाता है। तो चबूतरे पर नीम के नीचे यानी कि जो नीम का पेड़ था उसके नीचे वो खाट लगा के सो रहे थे। खटिया यानी खटिया खाट होती है, आपने खाट तो देखी ही होगी, गाँव में होती है। खाट होती है एक लाइक रेक्टेंगल इस तरह की होती है, चारपाई भी जिसको बोला जाता है, जिसके 4 लकड़ी के पैर होते हैं और ऊपर से वो भी इसी तरह कपड़े, इतना मोटा कपड़ा होता है उससे वो कसी हुई होती है और इस तरह वो रहती है। उसके ऊपर अपन बेडशीट वगैरह कुछ भी लगा के बैठ सकते हैं। तो वह खाट पर लेटा हुआ था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। यानी कि जो लेखक थे उन्होंने कहा नमस्ते बदलू काका। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। यानी कि फिर जब लेखक ने कहा नमस्ते बदलू काका तो बदलू ने भी उत्तर दिया नमस्ते भैया। परंतु क्या हुआ, जो बदलू था वो उनको पहचान नहीं पा रहा था, किसको, लेखक को। तो वह लेखक को खाट पर वह लेटा हुआ था, उठकर वह बैठ गया और लेखक को निहारता रहा। ठीक है, मैं हूँ जनार्दन काका। फिर लेखक बोले कि मैं जनार्दन हूँ, आपके पास से गोलियाँ बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। यानी कि जो लेखक थे उन्होंने कहा कि मैं जनार्दन हूँ काका, बदलू काका मैं जनार्दन बोल रहा हूँ और मैं आपसे जो लाख की गोलियाँ हैं वो बनवा कर ले जाया करता था। उन्होंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए। फिर जो बदलू था, जो लेखक है वो बोलते हैं कि बदलू क्या कर रहा था, एकदम चुप था उस समय भी और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपने दिमाग से स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। कितना भारी शब्द आ गया है ना। तो इसका मतलब है कि वो अपने दिमाग से, ऐसा लग रहा था कि वो अपने दिमाग से पूरे जो पास्ट था, अतीत था, भूतकाल था, उसके चित्र उतार रहा और देख रहा हो कि मैंने इसको कभी देखा भी है क्या। फिर वह कुछ क्षण के लिए चुप रहा, उसके बाद में एकदम से ही बोल पड़ा, तुरंत बोल पड़ा। क्या बोला, आओ आओ लला। यानी कि अपन ने पहले देखा था जो बदलू था वो लेखक को लला कहकर बुलाता था। वह बोला, आओ आओ लला आइए, बहुत दिन बाद गांव आए। यानी कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा दिनों के बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। यानी कि जो लेखक है वो क्या बोलते हैं फिर कि यहाँ पर आना हो ही ना सका। हमारे जो लेखक थे, हमारे लेखक, वो चारपाई पर बैठते बैठते उन्होंने उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर दृष्टि दोहराई, ना तो मुझे उसकी मछिया ही नज़र आई और ना ही भट्टी। यानी कि जो लेखक बोल रहे हैं कि जो लेखक बैठ गए चारपाई पर और फिर वो इधर उधर देखने लगे।
कुछ देर ऐसे ही शांति रही। फिर जो उनकी नज़र है उसने देखा कि आसपास कुछ भी नहीं दिख रहा और जो मचिया थी और जो भट्टी थी वो दोनों ही वहाँ पर नज़र नहीं आ रही थी। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। जो लेखक है वो पूछते हैं कि आजकल आप काम नहीं करते क्या, यानी कि लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरे बनाई हुई चूड़ियों को कोई पूछे तब तो गांव-गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है और लाख में कहाँ संभव है। यानी कि फिर जो बदलू है वो बोलने लगे। क्या बोलने लगे वो बोले कि आजकल मैं काम नहीं करता हूँ लला। मतलब कि पहले लेखक ने उनसे पूछा कि आजकल काम नहीं करते। फिर जो बदलू था उन्होंने कहा कि नहीं, आजकल मैं काम नहीं करता, काम किए तो मेरे को बहुत साल हो गए, काम तो बहुत सालों से बंद ही पड़ा है। ठीक है। फिर वो बोलते हैं कि मेरी बनाई हुई जो चूड़ियाँ थी उनको कोई पूछे तब तो काम करूँ, आजकल मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पहनता ही नहीं है। और फिर पूरे हर गांव में क्या हो गया है, कांच की चूड़ियों का प्रचार हो गया है। और ऐसे ही फिर वो कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, मशीनी युग है ना लला, यानी कि मशीन का युग आ गया है। खेत भी मशीन से जोते जाने लगे हैं। आजकल हर काम मशीन से ही होता है। और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में है वो मेरी लाख की चूड़ियों में कहाँ संभव है। ऐसे जो बदलू था वो बोला। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। यानी कि जो फिर लेखक हैं वो बोले कि लेकिन जो कांच की चूड़ियाँ होती हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती हैं, बहुत जल्दी टूट जाती हैं और वो कलाई में भी घुस सकती हैं। ऐसे वो बताने लगे, ऐसे लेखक बोले। और फिर जो बदलू है वो क्या बोलता है, बदलू बोला कि नाजुक तो होती ही है, यानी कि नाजुक तो होती हैं वो चीज़ें। और फिर ऐसे कहते कहते उसको खांसी आ गई और वो बहुत देर तक खांसता रहा। ठीक है। आगे चलते चलिए। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। यानी कि अब जो लेखक है वो बोलते हैं कि उनको लगा कि जो बदलू है उसको क्या है, दमा है। दमा एक बीमारी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा खांसी आती है। ठीक है। और अवस्था के साथ साथ जो उसका पूरा शरीर था वो भी ढल चुका था, यानी कि वह बूढ़ा तो होता जा ही रहा था और उसका शरीर भी पूरा ढल चुका था। और फिर जो उसके हाथ और माथा था, यानी कि जैसे अगर ये अपना मुँह है तो ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना आँख के ऊपर, उसको अपन माथा बोलते हैं। उसके माथे पर और हाथों पर नसें भी उभर आई थी। ठीक है। और फिर जाने कैसे उसने मेरी शंका भाप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। यानी कि जो बदलू था वो बोला कि जैसे लेखक को ऐसा लगा कि उस बदलू ने मेरी शंका जो है, मेरा मन का जो बात है, मेरे मन की बात वो भाप ली है। और फिर जो बदलू क्या बोलता है, दवा नहीं है मुझे, यानी कि मेरे को दवा नहीं है और ये तो बस एक फसली खांसी ही है, 2 महीने से आ रही होगी, महीने 2 महीने यानी कि 1 या 2 महीने से आ रही होगी, यही 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। वह ऐसे बोला। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। यानी कि जो लेखक है वो बोल रहे थे, मतलब वो बताते हैं
कि मैं तो चुप हो गया उस समय, और मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे कि जो बदलू है वो कुछ मेरे से छिपा रहा है, उसके अंदर में कुछ बहुत बड़ी व्यथा है। और फिर मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने ही हाथ काट दिए। यानी कि लेखक बहुत देर तक सोचते रहे कि ये जो मशीनी युग है उसने कितने ही हाथ काट दिए, यानी कि कांच की चूड़ियों ने कितने ही हाथ काट दिए होंगे। और कुछ देर और शांति रही उस समय, और फिर जो लेखक थे उनको वो शांति अच्छी नहीं लग रही थी। आम की फसल अब कैसी है काका? लेखक ने पूछा कि आम की फसल कैसी है? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए कहा। यानी कि बहुत देर हो गई थी शांति को, मेरे को शांति अच्छी नहीं लग रही थी, तो उन्होंने बात का विषय यानी कि जो बात हो रही थी उसको बदलते हुए कहा कि जो आम की फसल है वो कैसी है। तो फिर बदलू ने कहा कि अच्छी है लला, बहुत अच्छी है। उसने लहककर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर जो बदलू है वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि जो आम की फसल है वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। वह लहक कर इनकी खुशी से वह उत्तर देता है। फिर जो उसकी बेटी होती है, क्या नाम होता है उसका, रज्जो, उसको आवाज़ देता है कि लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। फिर जो बदलू है वो लेखक की तरफ देखकर बोलता है कि मेरे को माफ़ कर दो, मैं तो तुमको आम खिलाना भूल गया था। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं अपन। इधर हाँ, नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूँगा तुमको। फिर जो लेखक है वो बोलते हैं कि इस साल आम तो बहुत ज़्यादा खाए हैं मैंने तो। और फिर बदलू बोलता है कि वाह वाह, बिना आम खाए ऐसे कैसे जाने दूँगा मैं तुमको। मैं चुप हो गया, मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। तो फिर जो बदलू ऐसे बोला कि तुमको आम बिना खाए नहीं जाने दूँगा। फिर लेखक चुप हो गए और शांति से बैठे रहे। फिर जो उनको वो दिन याद आ गए जब बदलू मेरे लिए, मतलब बदलू लेखक के लिए मलाई बचाकर रखा करता था। गाय तो अच्छी है ना काका? लेखक ने पूछा कि गाय तो अच्छी है ना? फिर बदलू बोला, गाय कहाँ है लला, 2 साल हो गए बेच दी, कहाँ से खिलाता। जो फिर जो बदलू है वो बोले कि गाय तो मैंने बेच दी, गाय को बेचे तो मेरे को 2 साल हो गए, अब कहाँ से खिलाता, यानी कि खिलाता कहाँ से मैं उसको। फिर इतनी देर में रज्जो जो है, उसकी बेटी है रज्जो, वो अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, जो बदलू की बेटी है वो बहुत सारे आम लेके आ गई। फिर यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। लेखक बोलते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा है, इतने सारे मैं कहाँ से खा पाऊँगा। वाह वाह, वह हंस पड़ा, शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुना आम एक वक्त में खा जाता था। यानी कि जो लेखक हैं वो बोले कि इतने सारे आम मैं नहीं खा पाऊँगा, ये तो बहुत सारे हैं। तो फिर बदलू बोला कि वो हंसने लगा और वाह वाह करके बोला, शहरी ठहरे, यानी कि शहर के हो ना तुम तो। फिर वो बोला कि मैं तो तुम्हारी उम्र का जब था तब ये जो एक टोकरी आम दिख रहे हैं उनका मैं चौगुना आम एक वक्त में खा जाता, यानी कि एक ही टाइम में मैं इतने सारे आम खा जाता था। आप लोग की बात और है, मैंने उत्तर दिया। यानी कि जो बदलू लेखक हैं उन्होंने उत्तर दिया कि आपकी तो बात ही अलग है। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। यानी कि जो अब अपने बदलू हैं वो बोलते हैं कि अपनी बेटी को बोलते हैं कि अच्छा बेटी, तुम लला के लिए 4-5 आम छाट कर दे दो, सिंदूरी वाले देना। ठीक है, सिंदूरी वाले आम उनको देना लला को। और फिर
पूछते हैं लेखक से कि लला कैसे है बताओ। ये जो पेड़ है वो इसी साल तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजूनी में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। यानी कि जो लेखक है वो बोल रहे हैं कि जो रज्जो है यानी कि बदलू की बेटी, उसने 4-5 आम अपने अंजूली में या फिर अपनी जो उसकी हाथ है उसमें लेकर मेरे को देने के लिए मेरी तरफ बढ़ाए। तभी जब मैंने लेने की कोशिश की तब उनने क्या नोटिस किया कि जो उसका हाथ है लज्जो का, उसने क्या पहनी थी, लाख की चूड़ियाँ पहनी हुई थी। ठीक है, लाख की चूड़ियों का एक क्या पहना हुआ था, एक जोड़ा पहना था। ठीक है, फिर हाथों पर ठिठक गई, यानी कि उनकी नज़र हाथों पर ठिठक गई, यानी कि ठहर गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी, यानी कि गोरी गोरी जो कलाइयाँ थी उस पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। ठीक है, फिर क्या है, बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा ना दिया, कहा शहर से ले आओ। यानी कि जो फिर क्या बोलते हैं, जो अपना बदलू है वो क्या बोलता है, बदलू ने जो लेखक है उसकी दृष्टि पकड़ ली, यानी कि देख लिया कि ये तो कलाई की तरफ देख रहा है, चूड़ियों की तरफ देख रहा है। तो फिर वो बोल पड़े कि ये आखिरी जोड़ा था, यानी कि जो बदलू बोलता है कि ये आखिरी जोड़ा था चूड़ियों का, लाख की चूड़ियों का। ठीक है, और ये मैंने किसके लिए बनाया था, जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर बनाया था। और 10 आने पैसे मुझको दे रहा था, यानी कि वो जो ज़मींदार था वो मेरे को 10 आने पैसे दे रहा था, लेकिन मैंने जोड़ा नहीं दिया। मैंने तो कह दिया कि शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। यानी कि जो लेखक है वो बोल रहे हैं कि मैं जो आम थे मैंने वो खा लिए और फिर कुछ देर बाद में मैं वहाँ से चला आया। ठीक है, कहाँ थे अपन, मैंने आम खा लिए। हाँ, मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। यानी कि जो लेखक हैं अब वो बोल रहे हैं कि वहाँ से आम खाकर तो मैं निकल आया था, उसके बाद में मेरे को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हो रही थी, मेरे को खुशी हो रही थी कि जो बदलू है वो हार गया था, यानी कि अब उसकी चूड़ियाँ नहीं बिक रही थी, लेकिन वो हार कर भी हार नहीं मान रहा था। यानी कि उसका जो व्यक्तित्व था, यहाँ पर कहा गया है उसका जो व्यक्तित्व था वो कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था कि आसानी से टूट जाए। यानी कि वो इतना कमज़ोर नहीं था कि उसकी चूड़ियाँ नहीं बिक रही हैं तो वो आराम से टूट जाए, वो आराम से हार मान ले, वह ऐसा व्यक्ति नहीं था। इसके लिए एक लाइन कही गई है यहाँ पर ये वाली ही, कि जो बदलू का व्यक्तित्व, बदलू का स्वभाव ऐसा नहीं था कि कांच की चूड़ियों को यहाँ पर क्या दर्शाया गया है, एकदम नाजुक कि आसानी से टूट जाए। यानी कि उसका व्यक्तित्व ऐसा कांच की चूड़ियों जैसा ना था कि जो कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था कि आसानी से वो टूट जाए, यानी कि वो आसानी से हार मान ले। और इसी के साथ अपना चैप्टर एंड होता है। और इसके जो राइटर थे वो हैं अपने कामतानाथ जी इसके राइटर हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर अपना एंड हो जाता है। और इसके नीचे क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये भी अपन जल्दी लेके आएंगे अगले वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।